आपके मन में यह भाव लाना था, इसकी पवित्रता को बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह जीवन देती है। आज 1948 में नासा आया है। आप सब लोग मुझसे बहुत उम्र में होंगे, दादी नानी वाली उम्र के भी लोग होंगे। नासा आया नहीं था जब तक 1948 में, उससे पहले कुंभ नहीं लग रहा था, सूर्य ग्रहण नहीं पड़ रहा था, चंद्र ग्रहण नहीं पड़ रहा था क्या? और नासा नहीं था तो हमें कैसे पता था? लेकिन हमें हमारे पूर्वजों ने हमारी पूरी एजुकेशन को, पूरी साइंस को इतना सस्ते में बेचा है कि उसकी समझ, उसके बारे में क्या कहा जाए। आज हम बताते हैं नासा ने कहा है सोलर एक्लिप्स पड़ेगा, अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा अच्छा लगता है। अरे नासा नहीं था भाई 1948 से पहले। जिस नानी दादी ने शायद 5वीं क्लास भी नहीं गई होगी, वो सुबह बता देती थी कि आज चांद ग्रहण है, बहू खाना मत बनाना, खाना बना के मत रखना, इतने बजे से इतने बजे तक खाना नहीं खाना है, खाना उसके बाद खाना है। उसको पता था। हमारी फिलॉसफी ओरल थी, ट्रांसफर होती थी, लिहाजा हमने उसको कहा यार क्या बैकवर्ड। 5 रुपए का पंचांग, 5 रुपए का किसी दूर दराज के गांव में टंगा होता था। वो दादी यूं देखती थी, हां बहू बेटा कल सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है इतने बजे है। आप नासा की बात कर। इसलिए हम अपने अंदर की हीन भावना को निकालें, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकालें, एहसास कमतरी को निकालें और सोचें कि हम हैं किसके वंशज यार। ठीक है, हमारी जिंदगी में एक दौर आया, 5-6 साल हम गरीब गुलाम रहे। आप लड़ते हैं तो आप हारते भी हैं, ऐसा नहीं होता कि आप जीतते ही हैं हमेशा। अगर आप एक युद्ध हार गए, 2 युद्ध हार गए, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा समाज हार गया, हमारी सभ्यता हार गई, हमारा ज्ञान हार गया। आपके अपने लोगों ने आपको मूर्ख बनाया। इसलिए इतिहास की किताबें जो लिख दी इरफान हबीब ने और रोमिला थापर ने झूठी, हम उसी को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। चलिए मान लिया कि स्कूल में झूठ पढ़ाया जाता है, घर में तो सच पढ़ाया जा सकता है। क्या सारा कुछ काम हमारे जीवन में स्कूल ही करता है, कॉलेज ही करता है? हम अपने घर में नहीं पढ़ाते, अपने घर से कुछ नहीं सीखते। लेकिन हमारे पास समय नहीं है। पिताजी को 5 कार खरीदनी है, इसलिए वो पैसे में बिजी हैं। माताजी ने खाना बनाया, फिर वो प्रवचन सुनने चली गई। घर में एक जवान बेटी है, एक जवान बेटा है। उसके अंदर जो कुछ परिवर्तन हो रहा है समाज का, उससे बात करने वाला कोई नहीं है। उसके साथ जो रिश्ता होना चाहिए कम्युनिकेशन का, एक 18 साल की लड़की से, एक 20 साल की लड़की से, एक 20 साल के लड़के के साथ जो आपको संवाद करना चाहिए, उसके लिए आपके पास समय कहां है? क्योंकि एकता कपूर ने बना दिया है सीरियल सास भी कभी बहू थी, तो सारा टाइम उसी में जा रहा है। और सारी बहुएं और सारी सासें उन सीरियल को देखते लगता है दिन भर षड्यंत्री करती रहती हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र चलता रहता है। और सुबह उठते हैं तो ड्रेसअप होती हैं, रात में 2 बजे सोती हैं तो ड्रेसअप होती हैं। वो नॉर्मल रहती कब है? हम इसके अलावा सोचना नहीं चाहते। संवाद के सारे रास्ते आपने बंद कर दिए। आपकी बेटी क्या जानना चाहती है, उसकी समस्या क्या है, वो किस समस्याओं से इनकाउंटर कर रही है, हम पूछना नहीं चाहते। हम बड़ी बड़ी बात करके घुमा देते हैं, इधर की उधर की बात करके घुमा देते हैं। पिताजी की स्थिति ऐसी है, बेटी अगर यह बताए कि मैं फला रास्ते से जाती हूं पिताजी, वहां 2 गुंडे खड़े होते हैं, वो रोज मुझे छेड़ते हैं, तो पिताजी उसका हल मालूम क्या निकालेंगे? तुम कल से इस रास्ते से जाना। उसका रास्ता बदल देते हैं। 1 महीने बाद वो गुंडे उधर पहुंच जाते हैं।
वो अपने भाई से कहती है, भाई कहता है तुम्हारे लिए मैं लड़ने जाऊंगा क्या रोज रोज, तुम घर पर रह के नहीं पढ़ सकती। उस लड़की से किसी ने पूछा है कि जो उसके घर में 2 पुरुष हैं, ये कितने कायर और डरपोक लोग हैं कि अपने घर के सम्मान की चिंता नहीं कर सकते, उसे बचा नहीं सकते, उसे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, उसके रास्ते बदलते रहते हैं, उसके साथ साथ उन गुंडों के भी रास्ते बदलते रहते हैं, उसको इनकाउंटर नहीं करते। इसलिए 70 के दशक की एक कहानी है और 2020 की एक कहानी है, उसको अपनी बात कहने के लिए आपके सामने रखता हूं। मैं फिल्में बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन इस 4 साल में मैंने बहुत कुछ अपने लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए रिसर्च की। 70 के दशक में एक फिल्म आई थी, विनोद मेहरा और रेखा की एक फिल्म थी। फिल्म का नाम था घर। मुझे नहीं पता कि आप में से जो मेरे दौर के लोग हैं जिनके बाल सफेद हुए, उन्होंने देखी होगी कि नहीं देखी होगी। 70 के दशक की फिल्म है। विनोद मेहरा और रेखा एक सामान्य से लोग हैं, आपस में प्यार हो जाता है, फिर वो शादी करते हैं। एक एवरेज परिवार, शादी हो जाती है, घर वर ये वो, मकान दुकान ये सब चलता रहता है, अच्छे हंसी खुशी रहते हैं। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जाते हैं और घूमते वक्त किसी पार्क में 5-6 गुंडे थे। उन्होंने उसकी पत्नी को छेड़ा। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने। आखिर में उसकी पत्नी के साथ 5 गुंडों ने मांस रेप किया। गुंडे भाग गए। उसका पति समझा बुझा करके उसको घर ले आया और उससे लगातार ये कहता रहा, तुम भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। यही कहता रहा। उस फिल्म का जो कंक्लूजन था लास्ट में, वो ये बताता है कि देखिए इसके पति ने संकट की इस घड़ी में वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा, तो दूसरे के साथ खड़ा होता क्या? ये उसका अचीवमेंट था कि संकट की घड़ी में वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा। ये 70 की कहानी है। मैं 2020 की कहानी में यकीन रखता हूं। एक फिल्म आई बाहुबली। एक मक्कार लालची राजा का कायर सेनापति, उस राज्य में दर्शनों के लिए लाइन लगा के महिलाएं जब दर्शन के लिए ऊपर जाती थीं, उस राजा का कायर सेनापति उन महिलाओं को छेड़ता था, हाथ लगाता था। उसमें एक महिला लाइन में लगी हुई थी। जब वो ऊपर गई और जब उसने उसके कपड़ों में हाथ डालने की कोशिश की, उसने अपना छुरी निकाली और उसकी उंगली काट दी। बात खत्म हो गई। शाम में सभा बैठी। सभा में सब कुछ बताया। उस कायर राजा के कायर सेनापति ने पूरी कहानी सुनाई। ये था, ये था, ये था, ये था। उसका पति आया। उसने जानता था कि राजा क्या करेगा, और उस राजा का सेनापति जो पुलिस है ये क्या बताएगी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सेनापति तुम बताओ क्या था। देवसेना से। देवसेना ने बताया, मैंने ये किया, मैं ये किया, मैं ये किया, मैं यहां से आई, यहां से आई, और इसने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसकी उंगली काट दी। वो जब तक सेंटेंस पूरा करती, बाहुबली ने तलवार निकाली और कहा कि उंगली नहीं, गर्दन काट देनी चाहिए। वो उस करप्ट न्याय व्यवस्था से जानता था कि उसे न्याय नहीं मिलेगा। वो जानता था कि इस न्याय व्यवस्था में भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। ये जो पुलिस है ये भ्रष्ट बैठी हुई है। ये 10 रुपए में, 100 रुपए में, 50 रुपए में बिक जाएगी। लिहाजा उस पर यकीन नहीं था। उसने उसके सम्मान को बचाया। 2020 का भारत है। आज का पुरुष, आज का पिता, आज का बेटा बाहुबली बने। और लड़कियों से मेरी गुजारिश है, बहनों से, बेटियों से मेरी गुजारिश है, आप खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं होती। आज के दौर में अगर खूबसूरती की कोई परिभाषा है तो देवसेना है। देवसेना बनिए।